हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी कहानी चल रही है वेनेजुएला वॉर की, आप इसको समझो। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिंक्ड तेल टैंकर को जब्त किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अटलांटिक महासागर आइसलैंड के निकट एक वेनेजुएला लिंक्ड तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। यह कार्यवाही एक अमेरिकी संघीय अदालत के वारंट के आधार पर की गई है। इससे पहले कैरिबियन सागर में अंतर्राष्ट्रीय जल में एक अन्य टैंकर को भी जब्त किया गया था। रूस ने खींची रेड लाइन, जवाबी कार्रवाई की। रूस ने अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि किसी भी राज्य को बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। रूस ने एक पनडुब्बी और नौसैनिक संसाधन तैनात करके टैंकर की सुरक्षा एस्कॉर्ट प्रदान किया, जिससे तनाव और बढ़ गया है जिससे तनाव और बढ़ गया है। अब यहाँ से पूरे मुद्दे को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पूरा मुद्दा क्या है? देखो, वेनेजुएला की कहानी आपको समझ में आ रही है कि वेनेजुएला के आसपास क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये समझो। देखो, ये है आपका वेनेजुएला और इस वेनेजुएला पर अटैक कर लिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे कब्जा करके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन प्रेसिडेंट को, वो जो प्रेसिडेंट हैं, इन प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में कर रखा है, किडनैप कर रखा है। इन्होंने कुछ दिनों पहले क्या किया था, ये करेबियन सी है और करेबियन सी में इन्होंने एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया था। जो एक ऑयल टैंकर है, इसको जब्त कर लिया था। ठीक है भाई। अब वेनेजुएला के पास में जब्त किया। ये यूएसए का पूरा डोमिनेंस रीजन है, तो यूएसए के डोमिनेंस रीजन में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, पूरे देश यहाँ पर शांत रहे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली आप लोग देखेंगे कि ये आपके पास आइसलैंड है, और आइसलैंड आप सबको पता है कि डेनमार्क के कब्जे में आता है। जियोपॉलिटिकली डेनमार्क का कब्जा है। और यहाँ जब यूएस ने एक ऑयल टैंकर को जब्त किया है, ऑयल टैंकर को, तो रसिया ने इसको प्रोटेक्शन देने के लिए अपना न्यूक्लियर जो वेसल है, न्यूक्लियर वेसल को यहाँ पे छोड़ दिया है। मतलब एक सबमरीन पनडुब्बी, और ये परमाणु हथियारों से लैस है, इसको छोड़ दिया है और बोला है कि ऐसा करना इंटरनेशनल लॉज हैं, इन इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है। मतलब आप कभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब 200 नॉटिकल मील जो बाउंड्री होती है, इसके बाद वाले क्षेत्र में अगर आप फोर्स का प्रयोग करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं, तो फोर्स का यूज़ करना बच्चे क्या है, फोर्स का यूज़ करना ये इलीगल है, ये सही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएसए अगर ऐसा कर रहा है तो रसिया अब मैदान में है, और रसिया उन देशों के हितों की रक्षा करेगा जिनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं। मतलब अभी जो कहानी है अभी तक एक तरफा चल रही थी। अभी इस कहानी में अमेरिका अपने आप को बहुत समझ के बैठा हुआ था। उसको लगा कि भारत और चाइना जो शांत है, मतलब जिनको बोलना चाहिए, ठीक है, जो इनको बोलना चाहिए, इसलिए ये शांत है। बट यहाँ अरे बेटा, वेनेजुएला से दिक्कत ही तो यही है ना। वेनेजुएला से दिक्कत ही तो यही है कि वेनेजुएला रसिया के साथ ट्रेड करने लगा हुआ है, वेनेजुएला चाइना के साथ ट्रेड करने लगा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि एक छोटा सा मसला है कि वेनेजुएला में ड्रग्स के इश्यूज हैं और इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा कदम उठाया है क्या? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला जो है ट्रेड करता है रूस के साथ, क्योंकि दोनों लोगों की आइडियोलॉजी मैच होती है। रूस वेनेजुएला में अपना मजबूत डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि कभी भी यूएसए को काउंटर कर सके। अब यहाँ से जो ऑयल टैंकर जा रहा था, जब तक ये ऑयल टैंकर रसिया के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक ये ऑयल टैंकर बेटा वेनेजुएला का ही माना जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो हमारे मरीन बाउंड्रीज हैं या समुद्र हैं, इनमें बहुत सारी उल्टी सीधी घटना घटित होती हैं। तो जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तब तक ये उसी देश का हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और इस कारण जब इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, तो इनडायरेक्टली रसिया को हार्म किया, और रसिया को हार्म किया है तो फिर रसिया को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और ज़रूरी भी है बेटा। आप कब तक एक देश की डोमिनेंस को देखते रहोगे, कब तक एक देश की तानाशाही को देखते रहोगे, जब तक ये पूरे, जैसे मतलब एक बहुत राइट टाइम है अभी। आप देख सकते हैं कि रसिया चाइना प्लस इंडिया, इन तीनों लोगों को एक यूनियन बनाना चाहिए, एक अलाई बनाना चाहिए, और पूरे तरीके से अगेंस्ट दी यूएसए एक माहौल क्रिएट कर देना चाहिए। डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर आप एक माहौल क्रिएट कर दोगे ना, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। यूएसए जो अपने डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली
फ्रंट फुट से बैक फुट पे जाना पड़ेगा और जो तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं उस तानाशाही को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। वो तो और बहुत जगह नज़र जमा के बैठे हुए हैं। उनका मैक्सिको पर फोकस है, उनका कोलंबिया पर फोकस है, उनका क्यूबा पर फोकस है। तो अभी आपसे कोई पूछेगा कि इस जब ऑयल टैंकर को जब्त किया गया तो किस देश के द्वारा एक रेड लाइन ड्रॉ की गई है, वो रेड लाइन ड्रॉ की गई है रशिया के द्वारा। और इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वहाँ पर अगर किसी भी देश के द्वारा फोर्स का प्रयोग किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। क्लियर है? याद रखना, यहाँ पे इंटरेस्ट रशिया के जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से जो पूरी कहानी शुरू होती है ये आपको वेक टू लेके जाता है कोल्ड वॉर, वेक टू कोल्ड वॉर लेके जाता है। बेटा समझना, देखो 1940s की अगर मैं आपसे बात करूँ, आप ऐसे समझो 1900 से लेके बेटा अगर हम लोग 1950s की बात करते हैं, 1950 की, तो पूरी दुनिया में एक पावर के तौर पर जो आपको दिखाई देता है, एक ग्लोबल पावर के तौर पर जो सबको रूल कर रहा था, ये ग्लोबल पावर हुआ करता था ब्रिटेन। कौन था बच्चे? यहाँ पे ग्लोबल पावर हुआ करता था ब्रिटेन, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका कॉलोनियल एरा चल रहा था। ठीक है, इसका जो कॉलोनियल रूल है, ये कॉलोनियल रूल चल रहा था, बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका कब्जा था। लेकिन इसी समय एक घटना घटित हुई, और ये जो घटना घटित हुई बेटा, ये 1940s के आसपास, 1940 में आप लोग देखते हैं 1939 में सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अब इस बात को समझो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पर्पस ही यही था, मतलब इसको भड़काने में सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन आप जिसको यूके कहते हैं, इस ब्रिटेन के डोमिनेंस को ख़त्म करना, इसके डोमिनेंस को ख़त्म करना। ब्रिटेन का जैसे ही डोमिनेंस ख़त्म हुआ, इस पूरी दुनिया में दो ही लोग बचे। देखो वैसे ब्रिटेन एक पावरफुल था, ठीक है, ब्रिटेन के साथ में ब्रिटेन एक पावरफुल था, ठीक, ब्रिटेन पावरफुल था, और ब्रिटेन के साथ में जापान पावरफुल था, बहुत बड़ा पावरफुल था। अब इस युद्ध में क्या हुआ, एक तो ब्रिटेन भी तबाह हो गया, ब्रिटेन, यहाँ पे जापान भी तबाह हो गया। बचे पूरी दुनिया में कौन से देश? दो देश, एक आपके पास यूएसए और एक रशिया। ये लोग अपने आप को बहुत डेवलप किए जा रहे थे, बहुत बड़ा माने जा रहे थे, क्योंकि देखो यूएसए ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बना दी थी, है ना, इन्होंने कैपिटल गेन इकोनॉमी बना दी थी। यहाँ पूंजीवाद चरम पर था, विकास चरम पर था, तो ये अपने आप को पावर मान के बैठा था। इसी समय जो रसिया है, इसने आप लोग देखेंगे कि कम्युनिज्म इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा था, दोनों अपने आप को ग्रो कर रहे थे। और 1960 के आसपास इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। अब आपस में जब टकराना शुरू होते हैं तो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बन जाती है। जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया में हमको दो ग्रुप देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में। एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा यूएसए वाला, जहाँ पे यूएसए का डोमिनेंस है, यूएसए ये चाहता है कि मेरी पावर चले। और एक वर्ल्ड ऐसा था जो यूएसएसआर का था, मतलब रसिया जिसको लीड कर रहा था, और ये चाहते थे कि इनके यहाँ पर चले। अब इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शांत होकर ये लड़ाई लड़ रहे थे, शांत होकर, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, इनडायरेक्टली ये लड़ाई लड़ रहे थे। जहाँ भी रूस का डोमिनेंस होता था, वहाँ रसिया अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश करता था। जहाँ यूएसएसआर का डोमिनेंस होता था, वहाँ बेटा आप लोग देखेंगे कि रसिया अपना डोमिनेंस बताने की कोशिश करता। आपस में नहीं लड़ते थे, ये इनडायरेक्टली लड़ाई करने लगे हुए थे। और ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई काफ़ी लंबे समय तक। पूरी दुनिया दो ही ग्रुप में बट गई, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। हमने उस समय एक रास्ता चुना जिसको आप लोग नेम के नाम से जानते हैं। भारत ने नेम यहाँ पे बना दिया, नॉन अलाई मूवमेंट। और ये इतिहास में एक बड़ी गलती भी मानी जाती है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी की एक यूनिक बात भी मानी जाती है, भाई हम किसी के साथ नहीं है, हमारे इंटरेस्ट सभी के साथ है। पर युद्ध का एक नियम है कि आपको किसी एक साथ चले जाना चाहिए, या तो यूएसए के साथ चले जाना चाहिए था या यूएसएसआर के साथ चले जाना चाहिए था। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फायदेमंद होता। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हुए हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस खड़े क्यों हैं, उसके पीछे रीजन भी यही है कि हम एक किसी की साइड नहीं है। या तो हम अब फ्रेंडली रसिया को एक्सेप्ट करें कि भैया हम इसी के साथ हैं, या हम अब फ्रेंडली यूएसए का विरोध करें तो ये क्लियर हो जाए कि हम रसिया के साथ हैं। हम एक न्यूट्रल बैलेंस को लग के आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके पीछे ये लोग एक थ्योरी देते हैं, मतलब हमारी भारतीय राजनीति, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं है, इसीलिए
हम सभी के साथ अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये शुरुआत हुई और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद ऐसा माने जाने लगा कि यूएसए ने इसको जीत लिया है और 1991 के बाद पूरी दुनिया में यूएसए का डोमिनेंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। और ये बात सही भी है कि रसिया उतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले था। रसिया जिस तरीके से 1971 के वॉर में अमेरिका ने जब भारत को धमकी दी तो रसिया ने अपना सबसे बड़ा बेड़ा भेज दिया, सबसे बड़ा जो नेवी बेसल था वो भेज दिया भारत की रक्षा करने के लिए। और वहां से क्लियर हुआ कि यार ये सच में कोल्ड वॉर चल रहा है और अमेरिका को फिर शांति रखनी पड़ती है और भारत बड़ी आसानी से युद्ध को जीत जाता है। 1991 के बाद से लेके अभी तक रसिया उतना एग्रेसिवली अपोज नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जब यूएसए ने ये डोमिनेंस दिखाना शुरू किया है, तानाशाही लाना शुरू किया है, तो रसिया को फिर से यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं तो रसिया का जो डोमिनेंस है, जो अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड पावर के वो दर्जा देता है, वो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए जो रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अमेरिका किसी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पर करता रहेगा और किसी को विरोध जताना यहाँ पर जरूरी था। अब एक मुद्दा जो आप डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो इंडिया चाइना रसिया एक ऑप्शन के तौर पर हो सकते हैं। अब समझो, इंडिया चाइना रसिया एक ऑप्शन के तौर पर हो सकते हैं अगर ये लोग एक यूनियन बना लें, एक अलायंस बना ले। तो अलायंस बनाकर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा काम कर सकते हैं कि जो डॉलर सुपरमेसी है, इस डॉलर सुपरमेसी को चैलेंज कर सकते हैं। और जिस दिन आपने डॉलर की सुपरमेसी को चैलेंज कर दिया, जिस दिन आपने डॉलर को खत्म कर दिया ना, उस दिन आप इस बैटल को आधा जीत जाएंगे। ठीक, आधा जीत जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब इस बात को समझो कि ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ इंडिया और चाइना दोनों के इंटरेस्ट हैं। इंडिया और चाइना दोनों के इंटरेस्ट हैं। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों ही अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं। चाइना की एक दिली इच्छा है कि वो अमेरिका बने, मतलब चाइना की दिली इच्छा है कि जो चाइना है वह 16 सेंचुरी के समय जिस तरीके से ब्रिटेन था ऐसा ही ये हो, आधी दुनिया पर इसका कब्जा हो, पूरा ट्रेड इसी के साथ में हो, सारी चीज़ें इसी के साथ में हो। और इसका ये जो नेचर है चाइना का, यही सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है एक कॉपरेशन बनने के बीच में, इंडिया चाइना और रसिया के बीच में। और ये बात यूएसए को बहुत अच्छी तरीके से पता है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को, कि भाई ये संभव हो नहीं पाएगा और अकेले ये लड़ने के लिए आएंगे नहीं, इसीलिए अपनी मनमर्जी करते रहते हैं और उसी का फायदा यहाँ पर उठा रहा है अभी यूएसए। लेकिन बेटा देखो, बोलना तो पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो कल वो किसी के ऊपर भी हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पागल है, वो अमेरिका फर्स्ट को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पागल हो गया है, वो भी अमेरिका की बातें करता है। तो यहाँ एक मेजर स्टेप यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओपेक कंट्रीज के। देखो बच्चे, ओपेक जो कंट्रीज हैं, ये ओपेक कंट्रीज अपने पड़ोसियों की तरह होती हैं। ओपेक कंट्रीज कैसे होती हैं? अपने पड़ोसियों की तरह होती हैं या भारत की तरह होती हैं। इस बात को समझो, हमारे पड़ोस में इतनी इंसर्जेंसी चल रही है। बांग्लादेश का एग्जांपल ले लीजिए, हम कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, जबकि हमको बोलना चाहिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया सिर्फ इस बात को लेकर कि वहाँ ड्रग तस्करी चल रही थी। वेनेजुएला अमेरिका से बहुत दूर है, अमेरिका कर पा रहा है क्योंकि पावरफुल कंट्री है। आप शांत बने बैठे हुए हो, आपके पड़ोस में एक कम्युनिटी, उस पर अटैक हो रहे हैं, हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, किसी न किसी को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, लेकिन फिर भी आप शांत बैठे हुए क्योंकि आपको ग्लोबली अपनी इमेज को सॉफ्ट पॉलिसी की बनाए रखना है कि हम पहले किसी पे अटैक नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिटायलेट करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी पे काम करते हैं। तो ओपेक कंट्रीज के साथ भी दिक्कत यही है। देखो आप समझो, वेनेजुएला ओपेक जो कंट्रीज है उसका मेंबर है। तो वेनेजुएला पे अगर अटैक किया गया है, तो इसको दूसरी जो कंट्रीज हैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही हैं कि चलो भाई, हमारा एक जो कंपटीटर है ये तो कम हुआ, अपन को तो और मौका मिलेगा, अपन और देशों को क्या कर पाएंगे? पेट्रोल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। ओपेक को बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। जैसे ही अटैक किया, जितने भी ओपेक कंट्रीज थे, इस सभी ओपेक कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए था।
और एक ओपन इनको धमकी यहाँ पे देनी चाहिए थी कि हम कोई भी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आप 1 महीने के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, दुनिया के पूरे देशों में तबाही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा और दुनिया के सभी देशों को ऑटोमेटिकली यूएसए के खिलाफ आना ही पड़ेगा। पर ये भी अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के आसपास चलती है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ मैं भारत सरकार की भी गलती मारूंगा, भारत सरकार को ओपन एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए, ये जो हो रहा है ना ये सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम एक मतलब अपने आप को थर्ड या फोर्थ पोल के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी तक अपन यही कहते आए हैं कि अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद इंडिया है। यहाँ एक ओपन स्टेटमेंट देना चाहिए, ओपेक की यहाँ पर गलती है, इंडिया रशिया चाइना की गलती है, इन सब लोगों को मिलजुल कर एक अलायंस बनाना चाहिए, थोड़े समय के लिए पर्सनल इंटरेस्ट को साइड करते हैं, चाइना को समझाना चाहिए रशिया को, और एक पावरफुल अलाई बनकर सीधा जो यूएसए से टक्कर लेनी चाहिए। पर दिक्कत क्या है सर, इसके चैलेंजेस क्या है? देखो हर सिचुएशन के चैलेंजेस हैं, हर सिचुएशन के चैलेंजेस हैं। यूएसए के अगेंस्ट अगर इंडिया रशिया प्लस चाइना एक वो बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है, ग्रुप बन जाता है, और मान लेते हैं कि एक डायरेक्ट वॉर यहाँ पर छिड़ जाता है, डायरेक्ट वॉर, तो देखो वॉर बेटा कभी भी अच्छा नहीं है। इस वॉर के कारण ना पूरी जो इकोनॉमी है ये इकोनॉमी बर्बाद हो जाएंगी, दुनिया की सारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएंगी, और अभी ये समय नहीं है कि इकोनॉमियों को बर्बाद किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो बेटा ये हमको देखने को मिलती है, ठीक, ये हमको देखने को मिलेगा। बच्चे दूसरी दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया में फिर जो आतंकवाद है, आतंकवाद, टेररिज्म, ऐसी घटनाएं और बढ़ने को देखने को मिल जाएंगी, और इसके कारण पॉल्यूशन एंड ऑल, जो प्रदूषण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ बन जाएगा। मतलब पूरी दुनिया एक बर्बादी कगार पे खड़ी होगी। 1919 का जो पहला वर्ल्ड वॉर है, 1939 का सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इसने क्या किया? इसने यही किया, यूरोप के बहुत सारे देश बहुत आगे बढ़ रहे थे, एशियन कंट्रीज भी काफ़ी बेहतर कर सकती थी, पर इन वॉर में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और बहुत पीछे सब लोग चले गए। पहली कंडीशन ये होगी। देखो दूसरा जो यहाँ पे चैलेंजेस हो सकते हैं, एक सिचुएशन मान लेते हैं कि यूएसए डिफीट हो गया, आप सब लोगों ने मिलकर यूएसए को डिफीट कर दिया, उसकी तानाशाही को आपने रोक दिया, ठीक है, उसकी तानाशाही को, लेकिन इन सब के बीच फिर ग्लोबली राइज होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा ना तो ग्लोबली राइज होगा, और राइज बेटा कौन होगा? चाइना। और चाइना का एक ग्लोबल पावर के तौर पर राइज होना इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब जो एक कंसर्न यहाँ पे नजर आता है कि इंडिया क्यों शांत बैठा हुआ है, इंडिया क्यों अलाई नहीं बनाना चाह रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है बेटा ये है हमारी, ये नहीं बेटा, ये हमारी है जियो पॉलिटिक्स। अगर आपने सबने मिलकर यूएसए को डिफीट कर दिया, और फिर इसमें जो राइज होगा वो रसिया राइज नहीं होगा, इसमें राइज होगा चाइना। ये रसिया की जीत नहीं मानी जाएगी, चाइना की जीत मानी जाएगी, क्योंकि अब फ्रेंडली अभी यूएसए और चाइना ही है। और चाइना अगर यहाँ पर शांत बैठा हुआ है, और चाइना अगर यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाओ चाइना सिर्फ और सिर्फ एक गीदड़ बप्ती जो कहता है अपने आप को एक बहुत बड़ा देश कि मैं अब सेकंड पावर बन गया हूँ, मैं अमेरिका को डायरेक्टली टिकल कर सकता हूँ। यार रसिया की हार नहीं है, या चाइना की इनडायरेक्टली हार है। और अगर ये ग्लोबली राइज होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ये इतना अनरेस्ट क्रिएट कर देगा, इतना थ्रेट क्रिएट कर देगा कि देखो अभी यूएसए तो सिर्फ टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, ये आए दिनों भारत को बॉर्डर पे परेशान करेगा, पावर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत को बहुत परेशानी हो सकती। यही एक रीज़न है कि हम रशिया और चाइना के साथ अलायंस यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, बेटा देखो तीसरी कंडीशन अगर मैं आपसे बात करूं, वाई यूएसए डूइंग एवरीथिंग। आपको क्या लग रहा है कि यूएसए बहुत लंबी इंसर्जेंसी करना चाहता है? नहीं, इंसर्जेंसी बेटा बिल्कुल बहुत लंबे समय तक इंसर्जेंसी क्रिएट नहीं करेगा। ये छोटे से समय की घटना है कि जैसे अभी इसने वेनेजुएला पे अटैक किया है, एक दो देशों पे और अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद शांत हो जाएगा। शांत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना डोमिनेंस बताना चाहता है पूरी दुनिया को कि भैया पूरे दुनिया का बॉस मैं ही हूँ, मेरी ही चलती है, ना रसिया मेरे खिलाफ आता है, ना ही चाइना मेरे खिलाफ आता है, आपको मेरी बातें मानना पड़ेगी, मेरी बातें नहीं मानोगे तो टैरिफ बढ़ा दूंगा, नहीं तो आप पे सैंक्शन लगा दूंगा। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, ध्यान रखना। अब इंडिया के सामने यहाँ पर क्या ऑप्शन है? देखो इंडिया के सामने यहाँ पर क्या ऑप्शन है, इंडिया के सामने तो इंडिया को देखो बेटा एक क्लियर स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई हमारे जो रिलेशन है, हमारे रिलेशन ये ओपन है,
ओपन है, हमारा खुला रिलेशन है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे इंटरेस्ट इन्फेक्ट होंगे, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे इशूज़ पर अगर कोई परेशानी आएगी, तो फिर हम इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, हम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पूरी कहानी है। अभी थोड़ा सा रसिया की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। रसिया की एंट्री होने से ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि यूएसए जो है, अब यूएसए बेटा शांत होगा, अब उतना अग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कभी भी ये लोग आपस में नहीं लड़ना चाहते। और इनके बीच में बेटा हमेशा आपको प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलेगा। आप एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है, और प्रॉक्सी वॉर में ये डायरेक्ट नहीं होते। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर ये थोड़ा ही सीरियस होने की स्थिति में आएगा, अगर ये थोड़ा ही सीरियस होने की स्थिति में आएगा, तो उससे पहले आपको कोई एक और लड़ाई देखने को मिल जाएगी। जैसे इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया है, ऐसे ही करके एक छोटी मोटी झुटपुट आपको और देखने को मिल जाएगी। तो पूरा इस मुद्दे से ध्यान उठा के बाहर रखा देगा यूएसए, और आराम से शांति स्टेब्लिश करने पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। प्रॉक्सी वॉर मतलब क्या है कि यहाँ यूएसए का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यूएसए यहाँ अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ रसिया का कोई डोमिनेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रसिया यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा। तो दूसरों के लिए आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए कभी भी नहीं लड़ते। और एक दूसरे के लिए लड़ते क्यों नहीं है बच्चे? वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे देखो बेटा, वजह है सबसे बड़ी मार्केट। सबसे बड़ी वजह बेटा क्या है? मार्केट। देखो, ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग एक डर बना के रखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में एक डर बना के रखना चाहते हैं। अभी जो दिक्कत बेटा हमको क्या लग रहा है, अभी बेटा क्या हो रहा था, अभी यही हो रहा था कि पूरी दुनिया धीरे 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 पीस की तरफ बढ़ती जा रही थी, शांति की तरफ बढ़ती जा रही थी। अच्छी अच्छी ट्रेड डीलें साइन हो रही थी, व्यापार वाणिज्य बेहतर तरीके से चलने लगा था, और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं पटरी पे आना शुरू हो गई थी। यूएसए को ये समझ में नहीं आया ये कैसे हो रहा है। पूरी दुनिया में डर का माहौल क्रिएट करते हैं। डर के माहौल क्रिएट करने से बेटा क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट किन सा बढ़ेगा? इनके द्वारा जो वेपन प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन वेपन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वेपन का एक्सपोर्ट बढ़ने से बेटा फायदा क्या है? वेपन का एक्सपोर्ट बढ़ने से फायदा क्या है? इन लोगों की जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी हमेशा क्या करेगी बेटा? बूस्ट होती रहेगी। इन लोगों की इकोनॉमी बूस्ट होती रहेगी, और दूसरे देश डेवलपमेंट से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सुरक्षा है उस सुरक्षा पर ही फोकस रहेंगे। और जो एक आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं, वो आर्थिक महाशक्ति बनने की बजाय एक डंपिंग मार्केट के तौर पर बनकर रहेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये पूरा सा इशू था। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। रिसेंटली अभी जो हमारा रसिया की इसमें एंट्री हो गई है, रसिया की एंट्री होने से ये अब फिर से हमको कोल्ड वॉर 2.0 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कहानी कितने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ती है, और इसमें और कौन कौन से हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये रूस की प्रतिक्रिया। रूस ने कहा है कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जल में बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल जो वाटर होता है, इसमें कोई जल प्रयोग नहीं कर सकता है। रूसी नेताओं ने इस कार्रवाई को समुद्री कानून यूएन क्लॉज का उल्लंघन बताया है, और समुद्री डकैती पायरेसी कहा है कि अगर आप इंटरनेशनल वाटर में जाके कोई बल प्रयोग करते हो, ये पायरेसी कहलाएगी, साथ में कानून का उल्लंघन कहलाएगा। और रूस ने टैंकर की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाज और पनडुब्बी तैनात किया है कि भैया नौसैनिक जहाज है, और नौसैनिक जहाज के साथ है ना, नौसैनिक जहाज के साथ में पनडुब्बी को भी यहाँ पे तैनात कर दिया है। अब डायरेक्ट अगर लड़ाई होगी तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट होगा। क्या शायद दुनिया फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगी? क्या दुनिया फिर से 2 पोलों में बटेगी? एक यूएसए वाला पोल रहेगा, एक रसिया वाला रहेगा। अगर बटती है, चाइना रसिया का साथ देता है, अमेरिका कमज़ोर पड़ जाएगा, और फिर इस लड़ाई में जीतने की चांसेस फिर रसिया चाइना के ज़्यादा है। फिर इंडिया के सामने चैलेंज खड़ा हुआ, इंडिया कहाँ जाना चाहेगा? क्या फिर से हम न्यूट्रल रहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, देखेंगे आगे, मजा आएगा डिस्कस करने में। अब देखो बेटा, यूएन क्लॉज क्या है? यूएन क्लॉज क्या है जरा आप इसको समझो। ये समुद्री कानून संधि है, समुद्री कानून संधि है, इसको समझने की कोशिश करना। यूएन क्लॉज बेटा क्या है? एक समुद्री कानून संधि है, और इस समुद्री कानून संधि को आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो समुद्र है, इस समुद्र को लेके कानून यहाँ पे बनाया है। 1982 में इसको अपनाया गया था, और 1949 से 1994 से इसको लागू किया गया है। ये समुद्रों और महासागरों के उपयोग, अधिकार और दायित्वों का वैश्विक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बेटा समझो, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है
ना, ये हमारा प्यारा भारत है। अब ये हिस्सा मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पास में ये जो समुद्री क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये समुद्री क्षेत्र भी मेरा है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड हो? इस समुद्री क्षेत्र के निर्धारण के लिए 1982 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कन्वेंशन आयोजित किया, एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि के नाम से जानते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के नाम से जानते हैं। ये 1982 का है, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया कब? 1994 में। इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है। क्या है? समुद्री क्षेत्रों का कानूनी विभाजन, मतलब जो समुद्री क्षेत्र हैं, इन समुद्री क्षेत्रों का बंटवारा करना, ठीक, बंटवारा करना, ये इसका पर्पज है। तटीय देशों के अधिकार व कर्तव्य की रक्षा करना, मतलब ऐसे देश जिनकी कोस्टल बाउंड्री है, उन देशों के ठीक है, ठीक, उन देशों के अधिकारों व कर्तव्यों को रक्षा करना, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समुद्री संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण। आपसे कोई पूछेगा कि यूएन जो क्लॉज है, इस यूएन क्लॉज कब आया, इसका पर्पस क्या है, आप इनके थ्रू आप इसको बता देंगे। देखो बेटा समझो, वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं होगा, ना ही आपको कोल्ड वॉर 2.2 देखने को मिलेगा। ये धीरे 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 आने वाले कुछ समय में ये सेटल हो जाएंगे। रसिया का इसमें उतरना इसलिए भी ज़रूरी है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिवली बहुत छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर सकते हैं और छोटे छोटे देशों को परेशान कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ आना ज़रूरी है। आज के समय पे हर किसी को सबसे इम्पोर्टेंट बेटा अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अगर अमेरिका युद्ध करने की कोशिश भी करेगा तो अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही इम्पीचमेंट लेके आ जाएंगे, भैया भगा दो उस व्यक्ति को, यही कोई काम करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो इस तरीके से हो गए हैं कि सबको अपनी इकोनॉमिक, क्योंकि सबके इकोनॉमिक हालात ऐसे ही हैं। अमेरिका कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग होता तो टैरिफ वैरिफ नहीं खेल रहे होते, पैसा बनाने के लिए टैरिफ लगा रहे। रसिया कहीं ना कहीं अपने पैरों को तलाशी रहा है, अपनी ज़मीन तलाशी रहा है। और चाइना, आपको पता है कि अभी अगर लड़ाई करी, मतलब जैसे सिनारियो यहाँ पर बन रहे हैं, अगर अभी लड़ाई करी तो बच्चे स्थिति बहुत ख़राब होगी चाइना के लिए, जो एक पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो 10-20 साल पीछे चला जाएगा। और हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि हम तो अभी धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो युद्ध बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वर्तमान परिस्थिति यही है कि युद्ध कोई नहीं चाहता, और उसी डर का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है यूएसए। लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिवली आना पड़ेगा रसिया को, तब जाकर आप यूएसए को डाइल्यूट कर पाएंगे या उसको काउंटर कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो यूएन क्लॉज हमारा कब बना? 1982 में। और इसको कब अपनाया गया? 1994 में। इसका पर्पस क्या है? समुद्री क्षेत्रों का कानूनी विभाजन, तटीय देशों के अधिकारों की व कर्तव्य का पालन करना, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समुद्री संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना। मतलब समुद्रों का कोई अपने पर्पस से, ठीक है, अपने हितों का यूज नहीं कर पाए, कोई अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, इसी के लिए यूएन क्लॉज आया 1982 में। अब देखो ये क्या कहता है, इनके द्वारा आंतरिक जल, एक सीमा है जिसको इंटरनल वाटर कहा जाता है, आधार रेखा बेस लाइन के अंदर का जो जल है बेटा, वह आपका आंतरिक जल होता है और पूर्ण संप्रभुता भूमि के समान होती है। प्रादेशिक सागर आप इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं, और ये 12 समुद्री मील होती है। और 12 समुद्री मील होती है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, सीमित व विदेशी नौवहन की अनुमति है, ठीक है। यहाँ पर इनोसेंट पैसेज आप लोग दे सकते हैं। तटीय देश का लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रादेशिक सागर बेटा, ये 12 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ पूरे के पूरे अधिकार तटीय देश के होते हैं, मतलब जिस देश की बाउंड्री है उसी के होते हैं। सन्निकट क्षेत्र या कंटिजियस जोन, ये 24 समुद्री मील है। सीमा शुल्क, आव्रजन, स्वास्थ्य नियमों का परिवर्तन, ये इसी देश के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मतलब हम यहाँ पर सीमा शुल्क ले सकते हैं, इमिग्रेशन को मैनेज कर सकते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ, ये 200 समुद्री मील होता है। यहाँ पे मत्स्य पालन, तेल, गैस, खनिजों पर विशेष अधिकार होता है उसी देश का। अन्य देशों को नौवहन व उड़ान की स्वतंत्रता होती है। और इसके बाद शुरू होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। और इंटरनेशनल जो सी है ये सभी के लिए ओपन है, सभी यहाँ पर अपना ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से इनके जहाज जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा को 1982 में से डिसाइड किया गया, और 1982 के बाद ये 1994 में बेटा एप्लीकेबल होगा। इस बात को ध्यान रखना, समझो बच्चे। देखो ये बेसलाइन होती है। बेसलाइन बेटा आप उसको कहते हैं जहां से एक समान, मतलब एक समान क्षेत्र आप डिसाइड कर सकें। इससे 12 नॉटिकल जो मील होता है ना, ये टेरिटोरियल सी होती है।
टेरिटोरियल सी का मतलब क्या है बेटा, ये पूर्ण अधिकार आपका होता है, पूर्ण अधिकार उसी देश का है जिसके जिसके पास में यहाँ पर कोस्टल बाउंड्री है। इसमें किसी को एंट्री देनी है नहीं देनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अलाउ कर सकते हैं, आप मना भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। और ये नेशनल एयर स्पेस होता है, मतलब इसमें किसी के जहाज उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे ये भी आप ही के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कंटेजियस जोन की हम लोग बात करते हैं, ये 24 नॉटिकल मील होता है। 12 ये हो गया, यहाँ से 12 और आप लोग जाएंगे तो ये 24 नॉटिकल मील कंटेजियस जोन हो गया। इस जोन में आपके पास अधिकार है, मतलब आपके पास अधिकार है। अधिकार कौन कौन से, देखो, सीमित विदेशी नौवहन की अनुमति है और संपूर्ण नियंत्रण आपका ही है। यहां तक अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, भैया निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर अधिकार हमारा ही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल मील होता है यहां से, जो बेस लाइन होती है इससे। यहाँ माइनिंग, फिशरीज और ये सारे अधिकार आपके पास होते हैं, लेकिन दूसरे देश इससे ट्रेड कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे होते हैं हाई सी, उच्च समुद्र, जिसको आप लोग इंटरनेशनल सी बॉर्डर के नाम से जानते हैं। इसमें हर देश अपने तरीके से घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 12 नॉटिकल मील तक है बेटा, ये आपका नेशनल एयर स्पेस है, ये अपना अपना क्षेत्र है। 12 नॉटिकल मील से लेके अगले 12 नॉटिकल मील तक आपका कंटेजियस जोन है, और इस कंटेजियस जोन में आपके पास ढेर सारे अधिकार होते हैं। दूसरे देशों को आने देना नहीं देना है आपका अधिकार है। और अनन्य जो क्षेत्र अधिकार है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। ये सारी की सारी बातें बेटा कहाँ दी गई, ये सारी की सारी बातें हमको देखने को मिल जाती हैं यूएन क्लॉज 1982 में, जो 1994 से यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है पहले बच्चों ध्यान रखना, जैसे आप समझ सकते हैं, इससे और अच्छी तरीके आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कोस्ट लाइन आप जिसको कहते हैं, वेस्ट लाइन आप इसको कहते हैं, ये 3 मील होती है, 3 नॉटिकल मील। मतलब हमारा जो तट है, इस तट से आपको 3 नॉटिकल मील तक क्या देखने को मिल जाती है, ये हमको देखने को मिलेगी 20 मील, है ना, बेस लाइन। फिर आप देखेंगे 12 नॉटिकल जो माइल है, ये आपकी हो जाती है बेटा क्या, आप इसको बोल देते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी ये 12 नॉटिकल मील है बेटा, ये 12 नॉटिकल मील। ये आपको देखने को मिलेगा 24 नॉटिकल मील, आप इसको बोलते हैं कंटेजियस जोन। यहाँ पे अधिकार आपके पास है, आप दूसरे देशों को प्रपोज देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल मील तक है बेटा। यहाँ आपके पास माइनिंग का अधिकार है, माइनिंग का, जैसे मान लेते हैं ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत से ऐसे करके एक लाइन, ऐसे करके दूसरी लाइन, ऐसे करके तीसरी लाइन, ये 3 लाइन आपको जरूर याद रखना है। 12 नॉटिकल माइल तक सारे के सारे अधिकार आपके हैं। 24 नॉटिकल माइल तक भी अधिकार आपके, आप दूसरे देशों को प्रवेश देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन 24 जो नॉटिकल माइल है, मतलब 200 जो नॉटिकल माइल है, इसमें आपके पास देखो माइनिंग के अधिकार हैं, फिशरीज के हैं, रिसर्च के हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन के हैं। लेकिन व्यापारिक जो जहाज हैं दूसरे देशों के यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 नॉटिकल मील के अंदर आएंगे तो आपकी परमिशन यहाँ पर जरूर लगेगी। और 12 नॉटिकल मील के अंदर कोई यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा अधिकार उसी का है। बेटा ये सारे देशों का है, ये सारे देशों का है, इस बात को ध्यान रखना। ये हर देश का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये भारत का ही है। 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल, आप इस बात को ध्यान रखना। और ये 1982 में इसको डिसाइड किया गया। कब किया गया? 1982 में। और प्रभावी कब से? 1994 में। तो यही रशिया के द्वारा कहना है कि आप अगर हाई सीज में जाते हो, आप अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में जाते हो, तो ये पायरेसी मानी जाती है, ये आतंकवाद माना जाता है। हम इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रमुख सिद्धांत क्या काम करते हैं? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नौवहन की स्वतंत्रता है। पीसफुल यूज ऑफ सीज, यहाँ पे बातें बोली गई कि जो समुद्र हैं ये स्वतंत्र हैं, इनमें हर कोई अपना नौवहन कर सकता है, व्यापारिक जहाज यहाँ पे चला सकते हैं। पीसफुल यूज ऑफ सीज, समुद्रों का पीसफुल यूज हमको यहाँ पे करना है। मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो समुद्री पर्यावरण है, समुद्री पर्यावरण का रक्षा हमको करनी है। कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, गहरे समुद्र के खनिज संसाधन सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए, ये इनके द्वारा बोला गया। वर्तमान विवादों में यूनिक्लोज की भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल में तेल टैंकरों की जब्ती, समुद्री डकैती, पायरेसी बना वैध परिवर्तन, एक तरफा प्रतिबंध सेक्शन की वैधता, नौसैनिक हस्तक्षेप और बल का प्रयोग का प्रश्न। अब जो सबसे बड़ी समस्या है बेटा, देखो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोई भी संस्थान आपके पास हो, जैसे यूएन की हम लोग बात कर रहे हैं, यूएन, या हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, या हम लोग आईएमएफ की बात कर रहे हैं, इन देशों में जो डोमिनेंस है ना बेटा, इनमें या तो यूएसए का डोमिनेंस है, यूएसए का, या डोमिनेंस यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का है। यूएसए और यूरोपीय यूनियन बेटा दोनों क्या है? ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही बॉडी है, सिंगल बॉडी है। क्योंकि
यूरोपीय यूनियन के साथ इन्होंने क्या बनाया, नेटो बनाया 1949 में। और नेटो मतलब कौन है, यूरोपीय यूनियन और यूएसए, रशिया को काउंटर करने के लिए। अब इनका डोमिनेंस बेटा इसमें है, तो यूएन भी मूकदर्शक बन के बैठा हुआ है। यूएन, WTO जो हर किसी को लताड़ता रहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो बोलेगा उसको भगा दिया जाएगा। और इनकी जो चुप्पी है ये बताती है कि इस तरीके से ये संस्थान अब कोई भी काम के नहीं रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रही है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में किसी देश द्वारा तेल टैंकर जब्त करने से संबंध विवाद किससे जुड़ा हुआ है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। WTO, यूएन क्लॉज, IMF, IAEA किससे संबंधित है? ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अब समझो, ये यूएन क्लॉज से संबंधित है। यूएन क्लॉज बेटा कब का है, 19। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।